हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है लोकेश और लोक स्टडी पे आपका स्वागत है। तो आज हम सॉल्यूशन को शुरू करने जा रहे हैं। ये केमिस्ट्री का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देखिए, इससे पहले हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को देखा, ठीक है। वो हमने इसलिए करा क्योंकि सॉल्यूशन को ना, अगर आप सॉल्यूशन चैप्टर को करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाले चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि मोलारिटी क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं, एटसेट्रा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन के बारे में बता रखा है कि सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस इज कोल्ड सोल्यूशन। तो सोल्यूशन बेसिकली क्या होता है? एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, ठीक है ना, या तो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का, ठीक है। अब जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं। सोल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, हम सबको पता है। एक होता है हमारा सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट। क्या होता है? एक होता है हमारा सोल्यूट और एक होता है हमारा सोलवेंट। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सोल्यूट और सोलवेंट इन दोनों का जो साइज़ है, मतलब सोलवेंट और सोल्यूट पार्टिकल का जो साइज़ है वो कितना होना चाहिए कि हम इसे सोल्यूशन बोलें। तो इसका जो साइज़ है सोल्यूट का भी और सोलवेंट पार्टिकल का जो साइज़ है वो 10⁻⁷ सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10⁻⁷ सेंटीमीटर, ठीक है। अब सोल्यूशन जो होता है वो सिंगल फेज सिस्टम होता है, बाईफेजिक नहीं होता। ये भी आपको याद रखना है। सोल्यूशन जो होता है वो सिंगल फेज सिस्टम होता है, बाईफेजिक नहीं होता, ठीक है। अब मिक्सचर ऑफ गैसेस ऑलवेज कंसिडर एज अ होमोजेनस मिक्सचर। जो गैसेस का जो मिक्सचर होता है ना, उसको हमेशा हमेशा हम कैसा कंसिडर करते हैं? होमोजीनस कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं? होमोजीनस कंसिडर करते हैं। कभी भी हम उसे हेट्रो नहीं मानते। किसके? मिक्सचर ऑफ गैसेस को। मिक्सचर ऑफ गैसेस को ना हम कभी भी हेट्रोजीनस नहीं मानते, हम हमेशा उसे होमोजीनस मिक्सचर मानते हैं। लेकिन अगर हम किन्हीं दो सॉलिड को मिक्स करें, ठीक है, किन्हीं दो सॉलिड को आपस में मिक्स करें, जैसे मान लीजिए जिंक और आयरन, ये दो मेरे पास मेटल है, ठीक है। अब ये दोनों ही सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। इन दोनों को अगर मैं मिक्स करूँ तो इनका जो मिक्सचर होगा ना वो हेट्रोजीनस होगा। कैसा होगा? हेट्रोजीनस होगा, ना कि होमोजीनस। तो आपको ये नहीं भूलना है कि मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड, दो सॉलिड का जो मिक्सचर होता है ना वो हेट्रोजीनस होता है। लेकिन अगर वहीं हम गैसेस की बात करें तो गैसेस का जो मिक्सचर होता है वो होमोजीनस होता है। अब यहाँ पर जो हेट्रोजीनस मिक्सचर है ना, इसका भी एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन है हमारा अलॉय। क्या है? अलॉय। अलॉय जो होते हैं ना वो क्या होते हैं? वो मिक्सचर होते हैं दो एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है, ठीक है ना। और ये हमेशा होमोजीनस होता है। हालांकि ये सॉलिड मेटल का ही मिक्सचर होता है अलॉय, लेकिन मेटल होने के बाद भी, मेटलिस मिक्सचर होने के बाद भी ये कैसा होता है? होमोजीनस होता है। तो आपको हेट्रोजीनस मिक्सचर का एक एक्सेप्शन याद रखना है मेटल्स में या सॉलिड में, वो है अलॉय। क्या है? अलॉय, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन। देखिए मेरी बात सुनिए एक चीज़, हम सोल्यूशन चैप्टर को पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द नीट, अकॉर्डिंग टू द जेई, अकॉर्डिंग टू द क्यू, ठीक है। हमें यहाँ पर ये जो, अगर आप सोचे कि सर ये हेट्रोजीनस होमोजीनस क्या ये पूछा जाएगा, तो मैं आपको बता दूँ डेफिनेटली पूछा जाएगा। कई बार क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। इनमें से कौन सा एक हेट्रोजीनस मिक्सचर नहीं है, ठीक है। अब वहाँ पर आपको मिक्सचर दे देगा, ठीक है, वहाँ पर आपको मिक्सचर दे देगा और आपको बस पहचानना है किसी अलॉय को, ठीक है। अगर वहाँ पर अमलगम दे दिया, अमलगम क्या होता है? जब किसी मेटल को, जब किसी एलिमेंट को हम मरकरी के साथ मिक्स करते हैं ना, तब वो क्या कहलाता है? अमलगम कहलाता है। लेकिन वो भी काइंड ऑफ अलॉय ही होता है, ठीक है, काइंड ऑफ अलॉय होता है। तो उसको आप होमोजेनस मिक्सचर में कंसिडर करेंगे, ना कि हेट्रोजेनस। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन टैकल करने हैं। लेकिन अगर हमें पॉइंट्स ही नहीं पता होंगे, जो ये बुलेट पॉइंट्स है, अगर यही हमें नहीं पता होंगे तो हम किस तरीके से क्वेश्चन कर पाएंगे? इसलिए मैंने बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं यहाँ पर हम सोल्यूशन का क्लासिफिकेशन। अब हम सोल्यूशन को क्लासीफाई करेंगे बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन, बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन के हिसाब से जो हमारे सोल्यूशन होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। जो कंसंट्रेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो सोल्यूशन तीन तरीके के होते हैं। एक होता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, एक होता है हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन और एक होता है हमारा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। अब एक एक करके इन सैचुरेटेड सोल्यूशंस की बात कर लेते हैं। जो हमारा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है, इसका क्या मतलब है? ये ऐसे सोल्यूशन होते हैं जिसमें ना आप थोड़ी और क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं एट नॉर्मल टेम्परेचर।
जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, कि जैसे एक गिलास आपने लिया, ठीक है, जैसे कि आपने एक गिलास लिया, यहाँ पर आपने एक गिलास लिया, ठीक है। अब इस गिलास में जो है वाटर है, क्या है हमारा, वाटर है। अब मैंने क्या किया, इसमें थोड़ी शुगर ऐड कर दी, क्या ऐड कर दी, शुगर ऐड कर दी, ठीक है। अब शुगर ऐड तो कर दी, लेकिन शुगर ऐड करने के बाद क्या हुआ, वो डिज़ोल्व हो गई, वो क्या हो गई, डिज़ोल्व हो गई इसके अंदर, ठीक है, डिज़ोल्व हो गई। अब मैं देख रहा हूँ कि इसमें जो मिक्सचर है वो अभी भी क्या हुआ, कंसनट्रेटेड नहीं हुआ, अभी भी डाइल्यूट है, अभी भी इसके अंदर जो है वाटर और जो शुगर है उसका कंपोजिशन जो है हल्का है, मतलब इसके अंदर अभी भी वाटर ज़्यादा है शुगर ऐड करने के बाद भी। तो मैंने क्या किया, मोर शुगर ऐड करी, और अब मैंने क्या किया, इस सोल्यूशन में जो मेरे पास सोल्यूशन प्रिपेयर हो गया है वाटर और शुगर का, मैंने उसमें अगेन शुगर ऐड करी, और मैं तब तक इसमें शुगर ऐड कर रहा हूँ जब तक कि ये सोल्यूशन कैसा ना हो जाए, डेंस ना हो जाए, कंसंट्रेटेड ना हो जाए, ठीक है। तो अभी भी इसमें क्या है, शुगर ऐड करने की क्षमता है एट नॉर्मल टेम्परेचर, एट नॉर्मल टेम्परेचर। तो इस सोल्यूशन को मैं बोलूंगा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या बोलूंगा मैं, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बोलूंगा अगर ऐसे सोल्यूशन जिसमें मुझे थोड़ी और क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट ऐड करनी पड़े और वो इजीली डिसॉल्व हो जाए एट नॉर्मल टेम्परेचर। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे किसी सोल्यूशन में नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर हम थोड़े और क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट ऐड कर सकते हैं, ठीक है, सोल्यूट ऐड कर सकते हैं और वो सोल्यूट डिसॉल्व हो जाए, तो उस सोल्यूशन को हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। अब बात करते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन की। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं, देखिए, सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जिसमें आप और क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते एट नॉर्मल टेम्परेचर। अब इसी शुगर वाले का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अब ये जो मेरे पास सोल्यूशन है, ये मेरे पास एक सोल्यूशन है किसका, वाटर और शुगर का सोल्यूशन है, लेकिन अब मैं इसमें और शुगर ऐड नहीं कर सकता मैं इसमें और शुगर ऐड, क्यों, क्योंकि ये जो सोल्यूशन है ये कंसंट्रेटेड हो चुका है, हाईली कंसंट्रेटेड हो चुका है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ही शुगर है, ठीक है। अब और शुगर इसमें मैं ऐड नहीं कर सकता एट नॉर्मल टेम्परेचर पे मैं इसमें और शुगर ऐड नहीं कर सकता। तो ये जो सोल्यूशन होगा, ये सोल्यूशन मेरा कहलाएगा सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन आर दूज सोल्यूशन इन विच नो मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व, आप और क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते एट नॉर्मल टेम्परेचर। तो ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। अब यहां बात करते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की। देखिए, अगर ये जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन को अगर मैं टेम्परेचर दूं, मतलब मान लीजिए मैंने क्या किया, इसे एक फ्लेम के ऊपर रखा और मैं टेम्परेचर दे रहा हूँ, मतलब हीट दे रहा हूँ, हीट की वजह से इस सोल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो टेम्परेचर इस सोल्यूशन का बढ़ रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, इस सोल्यूशन में मैं थोड़ी और क्वांटिटी ऑफ शुगर जो है वो ऐड कर सकता हूँ टेम्परेचर बढ़ाने के बाद, ठीक है, थोड़ी और क्वांटिटी ऑफ शुगर में ऐड कर सकता हूँ। तो ऐसे सोल्यूशन को मैं बोलूँगा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन आर दूज सोल्यूशन इन विच नो मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट आप डिसॉल्व नहीं कर सकते बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला, मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, मैंने शुगर ऐड कर दी, तो मैं इसे सुपर सैचुरेटेड बोल रहा हूँ। लेकिन कब तक बोल सकता हूँ सुपर सैचुरेटेड, मैं इसको तभी सुपर सैचुरेटेड बोलूँगा जब टेम्परेचर बढ़ाने पे शुगर ऐड तो कर रहा हूँ, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब टेम्परेचर चाहे मैं जितना मर्जी बढ़ा लूँ इस सोल्यूशन का, लेकिन और शुगर मैं ऐड नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या है कि अब टेम्परेचर का भी इफेक्ट नहीं हो रहा सोल्यूशन पे, आप सोल्यूशन में और ज़्यादा सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते। तो ऐसे सोल्यूशन को मैं बोलता हूँ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन जिसमें नो मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, मतलब चाहे हम टेम्परेचर जितना मर्जी बढ़ा ले, उस सोल्यूशन में मैं और क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकता। ऐसे सोल्यूशन को मैं बोलूँगा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि सुपर सैचुरेशन जो होता है ना, ये कोई परमानेंट फिनोमिना नहीं होता, एक परमानेंट कंडीशन नहीं होती, थोड़े समय बाद ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन सैचुरेटेड सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये कोई परमानेंट कंडीशन नहीं होती, ये आपको याद रखना है। तो अभी हमने क्या किया, हमने टाइप्स ऑफ सोल्यूशन देख लिए बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन, ठीक है। अब बात करते हैं हम सोल्युबिलिटी की। हम सोल्यूशन पढ़ रहे हैं और हमें सोल्युबिलिटी ही ना पता हो तो कोई बात है। तो अब हम पढ़ेंगे सोल्युबिलिटी को। तो सोल्युबिलिटी क्या होती है, देखिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप अमाउंट ऑफ सोल्यूट, क्या बोल रहा हूँ मैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, उसे कहते हैं सोल्युबिलिटी। मतलब मैंने 100 ग्राम सॉल्वेंट लिया, 100 ग्राम मैंने वाटर लिया, उस 100 ग्राम वाटर में
कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उस 100 ग्राम वाटर में कांस्टेंट टेम्परेचर पे मैं कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व कर सकता हूँ, 100 ग्राम सॉल्वेंट में एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसी को मैं बोलूँगा सोल्युबिलिटी ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, और कब तक ऐड करता रहूँगा मैं सोल्यूट, जब तक कि सोल्यूशन सैचुरेटेड ना हो जाए। मतलब मुझे सोल्यूशन को सैचुरेटेड बनाना है। ठीक है, सैचुरेटेड हो जाएगा तो उसमें और सोल्यूट में डिसॉल्व नहीं कर सकता। तो सोल्युबिलिटी क्या होती है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब आपने 100 ग्राम वाटर लिया और उसमें आप शुगर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप शुगर उसमें ऐड कर रहे हैं और शुगर घुल रही है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उसमें शुगर घुलनी बंद हो जाएगी, तो उस पॉइंट पे हम उसकी सोल्युबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो सॉल्वेंट था, यानी ये जो वाटर था 100 ग्राम, ये इतना शुगर जो है अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, इतनी इसकी सोल्युबिलिटी है। आई बात समझ। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी। ठीक है, और कब तक करेंगे, जब तक सोल्यूशन सैचुरेटेड ना हो जाए। ठीक है, अब आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे कि सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, लेकिन ये हर एक सोल्यूशन के लिए सेम बात नहीं है। मतलब हर सोल्यूशन के लिए अलग हो सकती है, डिपेंड करता है कि उस सोल्यूशन में रिएक्शन कौन सी है, मतलब सोल्यूट कौन सी रिएक्शन शो कर रहा है। अगर सोल्यूट एंडोथर्मिक रिएक्शन शो कर रहा है, एंडोथर्मिक मतलब कि हमें हीट इसे जो है देनी पड़ रही है, हीट इसे हमें देनी पड़ रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो अगर हम हीट दे रहे हैं और तब जाके सोल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर ही तो सोल्यूट डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है ना, और सोल्युबिलिटी क्या है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व, कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हो जाता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे डिसॉल्व हो रहा है सोल्यूट, तो मतलब उसकी सोल्युबिलिटी बढ़ रही है, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़े, जिसमें हमें हीट देनी पड़े रिएक्शन को करवाने के लिए। ए प्लस बी अगर सी है, ए प्लस बी अगर हमारा सी हो रहा है, लेकिन वो सी हमें तब मिल रहा है जब हम हीट दे रहे हैं, तो ये जो रिएक्शन होगी ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। आई बात समझ। तो इस एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इसकी सोल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। अब सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, एक्सोथर्मिक का मतलब है कि ए प्लस बी, ठीक है, आपको डी मिला, ए प्लस बी आपको डी मिला, लेकिन इस डी के साथ एक बाई प्रोडक्ट और मिला, हीट, हीट रिलीज हो रही है इस डी के साथ। मतलब रिएक्शन तो हो रही है, रिएक्टेंट रिएक्ट तो कर रहे हैं और प्रोडक्ट भी बना रहे हैं बिना हीट दिए, लेकिन जब प्रोडक्ट बन रहा है तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज हो रही है। तो जब अमाउंट ऑफ हीट निकले रिएक्शन के दौरान तो उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो मतलब एनर्जी ज़्यादा है सोल्यूट के पास, तभी तो हीट निकल रही है ना एंड प्रोडक्ट में। ठीक है, तो मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर हम टेम्परेचर देंगे, तो टेम्परेचर तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा हुआ है, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है रिएक्शन के दौरान। ठीक है, तो अगर हम उस सोल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी सोल्युबिलिटी घटेगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट्स समझ में आए हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेचर ऑफ, किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, कि सोल्यूट और सोलवेंट का नेचर क्या होता है। इसका मतलब ये है कि कौन सा सोल्यूट किस सोलवेंट में घुलेगा। तो आपको बस ये पॉइंट याद रखना है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, जैसा सोलवेंट होगा वैसा ही सोल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व होगा। अब इसके दो पॉइंट है। पहला पॉइंट है नॉन पोलर सोलवेंट। अगर नॉन पोलर सोलवेंट है, जैसे कि बेंजीन हो गया, बेंजीन हो गया, CCl4 हो गया, CS2 हो गया, CHCl3 हो गया, ठीक है, ये सब नॉन पोलर सोल्यूट है। नॉन पोलर का मतलब इनके ऊपर कोई पार्शियल चार्ज नहीं है, कोई पोलैरिटी नहीं है। ठीक है, नॉन पोलर सोल्यूट है, तो इसके अंदर नॉन पोलर सोलवेंट है, तो इनके अंदर जो सोल्यूट डिसॉल्व होंगे वो भी कैसे होने चाहिए, नॉन पोलर। जैसे आयोडीन I2, AlCl3, ठीक है, सल्फर, ये क्या है, ये नॉन पोलर है। तो ये जो होंगे ये बेंजीन के अंदर, CCl4 के अंदर, CS2 के अंदर, CHCl3 के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये भी नॉन पोलर है, इनके ऊपर भी नेट चार्ज जीरो है, और बेंजीन, CCl4, CS2, CHCl3 इनके ऊपर भी नेट चार्ज जीरो है। तो अगर ये नॉन पोलर सोल्वेंट है तो इनके अंदर नॉन पोलर सोल्यूट डिसॉल्व होंगे, लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, अब आ जाते हैं पोलर सोल्वेंट पे। पोलर सोल्वेंट क्या होता है, ऐसा सोल्वेंट जिसके ऊपर पार्शियल चार्ज हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं वाटर की, देखिए ऑक्सीजन और ये दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, H2O है, ठीक है, ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन के ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव
1, पार्शियल पॉजिटिव 1। और जो ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर पार्शियल 2 नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि पोलैरिटी तो है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर +1 तो यहाँ पर जब ये पोलैरिटी है तो इसके अंदर जो सोल्यूट डिजोल्व होगा वो भी कैसा होना चाहिए, आयोनिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, आयोनिक, मतलब उसके ऊपर भी चार्ज होना चाहिए। मतलब जब उसे हम सोलवेंट में डिजोल्व करें, जब सोल्यूट सोलवेंट के कॉन्टैक्ट में आए तो वो तुरंत टूट जाए चार्ज पार्टिकल्स में। जैसे NaCl को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो NaCl टूट जाता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, ठीक है। ऐसे ही KCl है, ऐसे ही NaNO3 है, ठीक है। तो पोलर सॉल्वेंट हो गया वाटर, इट डिसॉल्व ऑल पोलर और आयोनिक सब्सटेंस, ठीक है। आई होप आपको नॉन पोलर सॉल्वेंट और पोलर सॉल्वेंट क्लियर हो होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब बात करेंगे हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि गैसेस की सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। अगर हम गैस को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो उनकी सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर हमारे पास आ रहा है नेचर ऑफ गैस। गैस कैसी है, अगर गैस का नेचर अलग है तो उसकी सोल्युबिलिटी उससे अफेक्ट हो जाएगी। जैसे कि द गैस विच आर इजीली लिक्विफाई, ऐसी गैसेस जो इजीली क्या हो जाए, लिक्विफाई हो जाए या फिर इजीली रिएक्ट करें आपस में वाटर के साथ, तो वो हाईली सोल्युबल होंगी, ठीक है। जैसे कि HCl एक गैस है, लेकिन कभी भी आप देखना कि HCl अगर गैस है तो हमें जो केमिस्ट्री लैब होती है उसमें HCl का सोल्यूशन क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि जो HCl गैस होती है ना वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाती है, वाटर से इजीली रिएक्ट कर लेती है, इसलिए हम उसे वाटर जो सोल्वेंट होता है वाटर लेते हैं और HCl गैस को उसमें क्या करते हैं, डिसॉल्व करके रखते हैं, ठीक है। तभी आप HCl यूज कर पाते हैं। आई बात समझ। तो यहां पर मैं कहना चाहता हूं द गैस विच आर इजीली लिक्विफाई या रिएक्ट विद वाटर आर हाईली सोल्युबल। कैसी होंगी वो, हाईली सोल्युबल होंगे। एग्जांपल क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, HCl, NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये सब गैसेस जो है ये इजीली लिक्विफाई हो जाती है या फिर ये वाटर से इजीली रिएक्ट कर लेती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, ठीक है, ये आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो बाइकार्बोनेट बना लेते हैं। बाइकार्बोनेट का मतलब H2CO3 सॉरी कार्बोनेट कार्बोलिक एसिड, यहाँ पर H2CO3 बन जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखिए तुरंत रिएक्शन हुआ वाटर के साथ और इसने H2CO3 बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड कितनी जल्दी रिएक्ट करता है, तो ये इजीली क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये कम रिएक्ट करेगा तो ये इजीली सोल्यूबल नहीं होगा। इसका ही अगला पॉइंट हम ले रहे हैं, गैसेस विच आर लेस सोल्यूबल। वो गैसेस जो लेस सोल्यूबल होंगी वाटर में वो कम रिएक्ट करेंगी, ठीक है ना, वो उनकी सोल्यूबिलिटी अफेक्ट होगी। जैसे कि हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया। तो जो हमारी नोबल गैस ग्रुप है, हीलियम, नियोन, आर्गन, ठीक है, ये वाटर में लेस सोल्यूबल है, ठीक है। ऑक्सीजन वाटर में लेस सोल्यूबल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर में लेस सोल्यूबल है, इसलिए तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है वो एटमॉस्फेयर में इतना ज़्यादा मिलता है। N2 हमें वाटर में इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा जितना हमें एटमॉस्फेयर में मिलेगा। आई बात समझ। चलिए अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है सोल्युबिलिटी पे। देखिए, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या मतलब है कि जब कभी भी आप गैस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, जैसे कि ये हमारे पास एक पोट है, एक बर्तन है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है। अब आपने क्या किया, आपने इसे गैस पे चढ़ा दिया, ठीक है, गैस पे आपने इसे चढ़ा दिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ना बबल्स बन जाते हैं, ऐसे ऐसे बबल बन जाते हैं वाटर के सरफेस पे, बबल बनने लगते हैं जब इसका टेम्परेचर राइज होता है। तो ये बबल क्या है, ये एक्चुअल में ना गैसेज हैं जो कि रिलीज हो रही है वाटर में। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूटते हैं ना तो वो गैसेज फॉर्म में रिलीज होना शुरू आते हैं। क्यों, क्योंकि इस वाटर के अंदर जो गैस डिजोल्व है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो कर रही है। क्या कर रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो कर रही है। इसलिए जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना तो जो गैस वाटर में ट्रैप थी वो भागना चाह रही है। अब क्या कर रही है, भागना चाह रही है। अब वो सोल्यूबल नहीं रहना चाह रही, अब वो वाटर के साथ मिलके घुल के नहीं रहना चाह रही, इसलिए वो क्या करती है, बबल्स की फॉर्म में रिलीज हो जाती हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इस पॉइंट को, द सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब जो गैसेज होती हैं वो वाटर में डिसॉल्व तो हो जाती है, लेकिन कैसी रिएक्शन शो करती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करती है। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उस सोल्यूशन का जिस सोल्यूशन में वाटर भी है और गैसेज भी है, तो उसकी सोल्युबिलिटी घट जाएगी, उसकी सोल्युबिलिटी घट जाएगी। क्यों, क्योंकि गैसेस जो होती है वाटर में डिसॉल्व तो हो जाती है, सोल्यूबल तो हो जाती है, लेकिन वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करती है। और अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर सोल्युबिलिटी विल डिक्रीज, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखते हैं, द सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर इज इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। जैसे हमने क्या देखा कि टेम्परेचर का इफेक्ट तो डिपेंड करता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब हमने बोला कि जो गैस वाटर में डिजोल्व होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करती है, तो अगर हम वाटर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैसेस क्या होंगी, बाहर निकलने की कोशिश करेंगी, उसकी सोलिबिलिटी घटेगी, इसलिए वाटर की जो सर्फेस होती है हाई टेम्परेचर पर उस पर बबल फॉर्म होने लग जाते हैं, ठीक है। अब प्रेशर की बात करें तो प्रेशर में क्या होता है कि अगर आप जितना ज़्यादा वाटर का प्रेशर बढ़ाएंगे उतनी ही गैसेस की सोलिबिलिटी उसमें बढ़ेगी, और इसको हम हेनरीज लॉ से समझ सकते हैं। आप एक टेम्परेचर लीजिए, एट अ गिवन टेम्परेचर मास ऑफ गैस डिजोल्व इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मतलब जितना ज़्यादा हम प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा मास ऑफ गैस जो होगी वाटर में सॉल्वेंट में डिजोल्व होगी। मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रेशर के। ये हेनरी ने अपने लॉ के अकॉर्डिंग बताया था। इसी प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट दिया के, ठीक है। अब हेनरीज ने इसी लॉ को मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी हमें दिया है। तो मोल फ्रैक्शन का क्या दिया है हेनरी ने ये बोला है कि पार्शियल जो प्रेशर है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट या सॉल्वेंट, ठीक है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए केएच लिया है जो कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट है। और एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं कि जो केएच की वैल्यू है ना, ये हर एक गैस के लिए अलग होती है, ठीक है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जो केएच की वैल्यू है वो हर गैस के लिए अलग होती है। डिफरेंट गैस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ केएच एट सेम टेम्परेचर। भले ही गैसेस को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। अब इनको आपने क्या किया, आपको इन्होंने सेम टेम्परेचर पे लिया, आपने इन सभी गैसेस को सेम टेम्परेचर पे लिया, लेकिन सेम टेम्परेचर पे लेने के बाद भी इन सभी गैसेस की जो केएच की वैल्यू है ना वो डिफरेंट होगी। तो केएच जो होता है वो नेचर ऑफ गैस का फंक्शन होता है, ना कि टेम्परेचर का। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्यों डिफरेंट है केएच की वैल्यू, बिकॉज केएच इज द फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, नॉट द टेम्परेचर, ठीक है। अब हायर द वैल्यू, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, हायर द वैल्यू ऑफ केएच लेस द सोलिबिलिटी। जितनी ज़्यादा हायर द केएच, जितना ज़्यादा केएच होगा उतनी ही कम सोलिबिलिटी होगी किसी भी गैस की। हायर द वैल्यू ऑफ केएच लेस द सोलिबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला, अब हमें थोड़ा मोल फ्रैक्शन को समझना है गैसेस के लिए, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सोल्यूशन क्या होता है, ये मोल फ्रैक्शन है सोल्यूट का, ठीक है। X2 का मोल फ्रैक्शन है तो N2/N1 + N2, ये N2 क्या, ये मोल्स हैं, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर अगर हम गैसेस की बात करें, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, मोल्स ऑफ गैसेस की, तो ये मेरे पास एक सोल्यूशन है, ये मेरे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है। इस सोल्यूशन में मैंने गैस डिसॉल्व करी, क्या डिसॉल्व करी, गैस। गैस क्या है, सोल्यूट है मेरे पास, गैस सोल्यूट है। और जो ये वाटर है, ये जो वाटर है ये मेरा सोलवेंट है, ठीक है। तो एक बात आपको याद रखनी है कि एज कंपेयर टू सोलवेंट मोल ऑफ गैसेस आर नेग्लिजिबल। मतलब सोलवेंट के कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में जो गैसेस के जो मोल्स है वो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। तो यहाँ पर जो हम N1 + N2 कर रहे हैं उसकी जगह बस हमें N1 लेना पड़ेगा, यानी मोल्स ऑफ सोलवेंट लेना पड़ेगा। तो जो X2 आएगा हमारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जो आएगा वो आएगा N2/N1। क्या आएगा, N2/N1, ना कि N2/N1 + N2, ठीक है। हमें क्या लेना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट X2 = N2/N1। ये आपको याद रखना है। क्यों, क्योंकि मोल्स ऑफ गैसेस जो है वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू सोलवेंट, एज कंपेयर टू मोल्स ऑफ सोलवेंट, ठीक है। चलिए अब हमने हेनरीज लॉ को समझ लिया, अब थोड़ा उसका एप्लीकेशन वाले पार्ट को भी समझ लेते हैं। देखिए एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ क्या है, हेनरीज लॉ को अप्लाई कैसे करते हैं। हमने देखा कि हेनरी ने हमें बताया कि मास ऑफ सोल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। जितना ज़्यादा हम प्रेशर बढ़ाएंगे सोल्यूशन पे उतना ज़्यादा ही गैसेस का जो मास है वो उतना ही डिजोल्व होगा, ठीक है। उतना ही मोल फ्रैक्शन जो है गैसेस का डिजोल्व होगा वाटर के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर, जितना ज़्यादा हम प्रेशर बढ़ाएंगे। ये हेनरीज का लॉ था प्रेशर के अकॉर्डिंग। अब टू इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सोडा वाटर, जब कभी भी हमें सोडा वाटर में, जैसे आप जब ढक्कन खोलते सोडा वाटर का तो एक आवाज़ आती है, ठीक है, पप साउंड आता है, ठीक है। तो वो क्यों है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सोडा वाटर में भरा कैसे गया, उसको हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग ही भरा गया है। हमने प्रेशर बढ़ाया और कार्बन डाइऑक्साइड को सोडा वाटर में डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सोडा वाटर बाय अप्लाइंग हेनरीज लॉ। अब एक और मैं फैक्टर बताता हूँ। देखिए अपने स्कूबा ड्राइवर के बारे में सुना होगा, तैराक होते हैं, समुद्री तैराक होते हैं ये, ठीक है। ये क्या करते हैं, समुद्र में जाते हैं, अपना सिलेंडर पीठ पे लगा लेंगे और निकल जाएंगे समुद्र के अंदर, ठीक है, एक्सप्लोर करने या कुछ भी इनका फंक्शन हो। अब होता क्या है कि जब ये
समुद्र की गहराई में जाते हैं, मतलब नीचे की तरफ जाते हैं, जितना ज़्यादा ये पानी डेप्थ में जाएंगे ओशियन के, उतना ज़्यादा ही क्या होगा, प्रेशर ऑफ द ओशियन या वाटर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग का, उस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग पे जो कि ओशियन की डेप्थ में जा रहा है, प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो मैंने क्या बोला कि गैसेस का डिजोल्व या सोलिबिलिटी बढ़ जाती है प्रेशर बढ़ने पे। तो क्या होगा कि जो ब्लड है उसके अंदर ह्यूमन बीइंग का, जो स्कूबा ड्राइवर गया है डेप्थ ऑफ द ओशियन में, उसके जो ब्लड है उसमें सोलिबिलिटी ऑफ गैस बढ़ जाएगी, और जब वो वाटर की सरफेस पे वापस लौटेगा तो वो गैस क्या करेगी, रिलीज होने की कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि प्रेशर घट रहा है, तो गैस को बराबर प्रेशर नहीं मिल रहा है सोल्यूबल होने के लिए, तो गैस क्या करेंगी, रिलीज होंगी। तो वो जब रिलीज होने का टाइम आएगा गैस का, तो वो जब रिलीज होना चाहेंगी तब वो छोटी छोटी कैपिलरीज के अंदर बबल्स बना लेगी, और वो बहुत पेनफुल कंडीशन होती है, ठीक है, इसी को बोलते हैं बैंड्स। तो देखिए, टू मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट ऑफ स्कूबा ड्राइवर, हमने क्या किया, हेनरीज लॉ का यूज किया, और जो सिलेंडर था हमारे पास, जो स्कूबा ड्राइवर का जो सिलेंडर था, उसके अंदर ऐसी गैसेस भरी जो कि हाई प्रेशर पर ज़्यादा ही डिजोल्व ना हो, मतलब ज़्यादा ब्लड के अंदर ना मिले। जैसे कि टू मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट ऑफ स्कूबा ड्राइवर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर द सोलिबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज, ये मैंने आपको बताया, हाई प्रेशर पे क्या होता है, सोलिबिलिटी ऑफ गैस क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है इन ब्लड। व्हेन ड्राइवर कम टूवर्ड द सरफेस, जब ड्राइवर सरफेस की तरफ लौट के दोबारा आता है तो प्रेशर ग्रेजुअली क्या करता है, डिक्रीज करने लग जाता है। अब इससे क्या होता है, इससे जो डिजोल्व गैस थी वो रिलीज होना शुरू हो जाती है ना, और वो क्या करती है, रिलीज होते समय फॉर्म बबल फॉर्म कर लेती है ना, विच ब्लॉक द कैपिलरी, जो क्या करती है, कैपिलरीज को ब्लॉक कर लेती है, और एक मेडिकल कंडीशन क्रिएट करती है जिसको बोलते हैं बैंड्स। क्या बोलते हैं, बैंड्स। अब इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए, इस कंडीशन से, इस मेडिकल कंडीशन से छुटकारा पाने के लिए हमने क्या किया, स्कूबा ड्राइवर ने सिलेंडर्स का यूज़ किया। किसका यूज़ किया, सिलेंडर्स का यूज़ किया। अब वो अपनी पीठ पे सिलेंडर टांग के जाने लगे, लेकिन उस सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम और नाइट्रोजन गैस भी होती थी, ठीक है, हीलियम और नाइट्रोजन गैस भी होती थी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हीलियम और नाइट्रोजन गैस जो होती है ये वाटर में ईजिली डिजोल्व नहीं होती, ऑक्सीजन जो होती है वाटर में ईजिली डिजोल्व नहीं होती, इनकी सोलिबिलिटी जो होती है नेचर पर डिपेंड करती है। अब इनका नेचर क्या है कि वाटर में ईजिली डिजोल्व होगी नहीं, तो जितना ज़्यादा वो प्रेशर पे जाएगा, जितना ज़्यादा वो ओशन की डेप्थ में जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा भी, तो ये जो ऑक्सीजन है या ये जो नाइट्रोजन और हीलियम है ये ज़्यादा डिजोल्व नहीं होगी, वो क्या बोलते हैं, ब्लड के अंदर। तो जब वो सरफेस पे वापस लौटेगा तो कैपिलरीज में बबल्स बनने के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे, कम से कम हो जाएंगे। तो ये जो कंडीशन है बैंड, इससे छुटकारा मिल जाएगा, और जो हमारा स्कूबा ड्राइवर है वो बच जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया हो। अब हमारा एक लास्ट पॉइंट है, एट हाई एल्टीट्यूड, हेनरीज लॉ का ही थर्ड पॉइंट है, एट हाई एल्टीट्यूड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेस। जैसे जैसे हम पहाड़ की चोटी पे जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं, तो जो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन होती है ना एटमॉस्फेयर में, वो क्या करने लग जाती है, वो घटने लग जाती है। तो अगर कंसंट्रेशन घटेगी तो पार्शियल प्रेशर भी ऑक्सीजन का घटने लग जाता है ग्राउंड लेवल से, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी उस हाई एल्टीट्यूड पे, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हुई, मात्रा कम होगी ऑक्सीजन की हाई एल्टीट्यूड पे, तो जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन का जो डिजोल्व है वो भी तो कम हो जाएगा ना, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन कम पहुंचेगा। अगर ब्लड में ऑक्सीजन कम पहुंचेगा तो पूरी बॉडी को भी ऑक्सीजन कम मिलेगा, जिससे क्या होगा, जिससे वीकनेस होगी। और मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो होता है ब्लड के थ्रू ब्रेन पे जाता है, तो सबसे ज़्यादा सप्लाई जो होती है ऑक्सीजन की वो किसको होती है, ब्रेन को होती है। तो वीकनेस के साथ साथ लेस थिंकिंग एबिलिटी आ जाएगी क्लाइंबर्स में। जो पर्वतारोही होते हैं, जो क्लाइंबर्स होते हैं, जब वो चोटी पे चढ़ते हैं हाई एल्टीट्यूड पे, तो उनमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, उनमें वीकनेस आ जाती है, लेस थिंकिंग हो जाती है, सोच समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो रहा है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, और इससे एक कंडीशन प्रोड्यूस होती है जिसको बोलते हैं एनोक्सिया। क्या बोलते हैं, एनोक्सिया, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों एप्लीकेशन के पॉइंट्स समझ में आए हों। अब हम इतनी बात कर रहे हैं हेनरीज लॉस की, चलो एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, जिससे हमें हेनरीज लॉस पूरे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, अब हम एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इफ नाइट्रोजन गैस बबल थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन वुड डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर? एज्यूम दैट द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द नाइट्रोजन इज 0.987 बार एंड वैल्यू ऑफ KH इज 76.48 किलो बार, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि देखिए, यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना है कि हमें बस मिलीमोल्स निकालने नाइट्रोजन के, मोल्स निकालने नाइट्रोजन के, ठीक है। तो और हमें पहली बात तो क्या दे रखा है, पार्शियल प्रेशर दे रखा है नाइट्रोजन का, दूसरा KH की वैल्यू दे रखी है। तो हम ये वाला फॉर्मूला, नाइट्रोजन का मोल्स वाला फॉर्मूला ना लगाकर हम क्या करते हैं, हेनरीज लॉ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हेनरीज
लो। हेनरीज लो क्या था? हेनरीज लो था पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब ये मोल फ्रैक्शन अगर मैं निकालूँ तो पार्शियल प्रेशर अपॉन के एच आ जाएगा। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन बराबर क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर कितना है नाइट्रोजन का? वो है 0.987 बार, और के एच की वैल्यू क्या है? 76.48 इंटू 1000। क्यों? क्योंकि किलो बार में था तो मैंने बार में कन्वर्ट कर दिया। और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0.987 अपॉन 76480। इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आ रहे हैं वो मेरे पास कितने आ रहे हैं? 1.29 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, ये मेरे पास तो मोल फ्रैक्शन आ गया, मोल फ्रैक्शन आ गया नाइट्रोजन का। लेकिन मोल फ्रैक्शन के बाद मुझे तो मिली मोल्स चाहिए ना, तो अब इस मोल फ्रैक्शन को, नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन को मैं तोड़ूंगा मिली मोल्स में। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बाय मोल्स ऑफ वाटर। क्यों लिया मैंने ऐसा? क्योंकि याद कीजिए मैंने क्या बोला था कि जो गैस डिसॉल्व हो रही है सॉल्वेंट में वो नेग्लिजिबल है, इसलिए हम NB/NA लेंगे। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन तो हमें पता नहीं है, लेकिन मिली मोल फ्रैक्शन पता है 1.29 इंटू 10⁻⁻5। अब ये N2 हमें नहीं पता, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमें पता है। हमें क्या, मैंने आपको क्या बताया था? 55.55 लेना है 1 लीटर के लिए। 1 लीटर के लिए आपको जो मोल्स लेने वाटर के वो 55.55 लेना है। ठीक है ना। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 55.55। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन क्या आ जाएंगे हमारे पास? जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7.16 इंटू 10⁻⁻4। और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास 7.16 इंटू 10⁻⁻1 मिली मोल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मिली मोल्स हो जाएंगे। ऊपर क्या था? ऊपर मोल्स था, और जब मैंने 10⁻⁻1 कर दिया तो अब ये क्या बन गया? मिली मोल्स बन गया। ठीक है ना। तो मेरे पास जो आंसर एक तो ये दे सकता है 7.16 इंटू 10⁻⁻1 मिली मोल्स, या फिर इस पॉइंट को भी आगे खसका के यानी कि -1 को भी इसमें यूज करके हमारे पास नाइट्रोजन के जो मिली मोल्स देगा वो 0.716 मिली मोल्स दे देगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हेनरीज लॉ पे बेस्ड है। इसमें क्या है? KH फॉर ऑक्सीजन। KH जो है ऑक्सीजन का इन वाटर दे रखा है 4.43 इंटू 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर। ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 0.4 एटमॉस्फेयर। पार्शियल प्रेशर दे दिया तो बस हमें कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करनी है। कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ही है कि हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले मोल फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। X ऑफ ऑक्सीजन बराबर क्या आ जाएगा? KH अपॉन पार्शियल प्रेशर। ठीक है, एक मिनट, नहीं, पार्शियल प्रेशर अपॉन KH, पार्शियल प्रेशर अपॉन KH, ये होगा हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब पार्शियल प्रेशर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 0.4 कितना आ रहा है? 0.4 आ रहा है। और जो KH की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4.43 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9.2 इंटू 10⁻⁻6, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 9.2 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या होता है? वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन हम क्या जानते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी ऑक्सीजन इज मोर लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो हमारे लिए जो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा ऑक्सीजन का वो क्या आ जाएगा? NO2 अपॉन NH2O। और 1 लीटर वाटर के लिए नंबर ऑफ मोल्स कितने लेंगे आप वाटर के? 55.55। तो हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन है ऑक्सीजन का वो हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमें नहीं पता, लेकिन हमें वाटर के नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास 9.2 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल टू N ऑक्सीजन अपॉन 55.55। ठीक है, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो N जो ऑक्सीजन आपके पास आएगा वो आ जाएगा 9.2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 55.55। और जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यानी कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो आएगी वो आएगी 5.11 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। ठीक है, तो वो आपसे डायरेक्ट मिली मोल्स के लिए भी पूछ सकता है या फिर आपसे जो है वो कंसंट्रेशन की फॉर्म में भी पूछ सकता है। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और दोनों तरीके से हमें हेनरीज लॉ से सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया हो। तो अगर आपने यहाँ तक लेक्चर देखा है
तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, मैं हर चैप्टर मतलब क्या कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे करके हर चैप्टर को कवर कर रहा हूँ, नीट और क्यूट और जेई, खास तौर पे नीट, ठीक है, और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं चैप्टर्स कवर कर रहा हूँ। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।